कमिंग ऑन टू कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीटीआई इस वक्त सीरियस नज़र आ रही है और लेकिन दूसरी साइड इस वक्त ज़्यादा एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। पीटीआई क्यों सीरियस है? क्या दे हैव रन आउट ऑफ ऑप्शंस या वो वाकई चाहते हैं कि अब बैठ के तो आपने खुद चीज़ें सॉल्व सोचा कर ली जाएं? पीटीआई क्यों सीरियस हो गई है अचानक? हाँ, मैंने थोड़ा सा सोचा है। तो क्या समझ आई आपको? मुझे लगता है प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया और वो वीकर पोजीशन पे चले गए हैं। उनके पास जो कार्ड्स हैं वो शायद ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, दो बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। एक तो जो जनरल फैज़ पे वो लगी है, फर्द जुर्म आयद हुई है, और उसमें कल हमने जो डिस्कस भी किया था कि सियासी मामलात में ड्यूरिंग सर्विस जो सियासी मामलात वो मुलव्विस थे वो भी है, करप्शन के चार्जेस भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग सर्विस कौन से सियासी मामलात थे? एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तब वो सियासी मामलात में थे। फिर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई, पेशावर के वो कोर कमांडर भी लग गए, तो खान साहब उस वक्त इक़्तिदार से बाहर थे। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब नए आर्मी चीफ की तैनाती का दिन था, पुराने जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाना था, आसिम मुनीर ने आना था, खान साहब एक लॉन्ग मार्च लाहौर से लेके आ रहे थे, जिसने उसी दिन पिंडी पहुँचना था, इस्लामाबाद नहीं, डी चौक नहीं, पिंडी पहुँचना था। पिंडी में क्या हो रहा था? पिंडी में कमांड चेंज हो रही थी उस दिन, उसी दिन लॉन्ग मार्च में वहाँ पहुँचना था। जो प्लान था वो किस लिए था? वो आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जनरल फैज़ भी आर्मी चीफ का उम्मीदवार था और वो इस चीज़ को हज़म नहीं कर सका कि आर्मी चीफ नहीं लगाया जा सका। इसी तरह जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह इस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रहे कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। आज भी देखें उन्होंने किस तरह, मैं ये नहीं कहूँगा कि औरतों की तरह, क्योंकि वो फिर मिसोजिनिस्टिक हो जाएगा, लोग मुझ पर एतराज़ करेंगे। सर आपने कह दिया वैसे। नहीं, मैं नहीं कहा। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन वो जिस तरह के ताने और तंज कर रहे हैं, ये हर रोज़ाना कोर्ट में बैठ के वो ताने देना शुरू हो जाते हैं सौकरों की तरह कि जी वो फिर से अच्छा, आपने सॉरी चलें, मैं सॉरी कर ली, अब 3 दफ़ा सॉरी कर ली है। तो वो जो ताने देते हैं, सिर्फ ताने देते हैं, सौकरों का नहीं कहता, ताने देते हैं जो वो माइंडसेट कि बहुत जी वो ज़्यादा हम तो आईनी strong है। बेंच के ही नहीं मेंबर, हम तो जी इतने ज़हीन जजेस नहीं हैं, हम तो जी ये हो गया। तो अभी भी आज भी उन्होंने जो बातें की हैं आदिल बरगज़ई वाले केस में, उसको और उन्होंने फिर वो सियासत एक करने की कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। तो जिस सियासत करने से वो पहले नुकसान उठा चुके हैं, जिसके बाद देखें, इतना इंसान में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो कहे कि हाँ मैं सियासत कर रहा हूँ। और अगर आप फेल हो गए हैं तो आप अपनी शिकस्त को कबूल करें। आप ये भी नहीं कर रहे। जब आपकी पहली सियासत फेल हो गई, आपको लगा कि अब आप चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, तो फिर आप तरला लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, मिन्नत तरला, कि नहीं करूँ, चले नहीं करता। तो फिर आप लोगों को यकीन दहानियाँ कराने पे आ गए कि जी मैं चीफ जस्टिस बन के मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, यकीन करें मुझ पर, तो मुझे बनने दें वगैरह वगैरह। कहाँ कहाँ उन्होंने मैसेजिंग भेजी, सब चीज़ें, ये तो अब सबको पता है। तो वो वहाँ आप उस तरफ चले गए, फ़ौरन इतना बैंड हो गए कि इतने झुक गए कि ना आप में अपनी कोई खुद ही रही, ना आप में अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रही, और अब वो वहाँ वो भी नहीं हुआ, तो अब आप फिर दोबारा वही काम शुरू कर दिया। लेकिन इसमें ये ना करें। सेल्फ इस रिस्पेक्ट मुल्क वाला में अदम एलिमेंट। इस्तेहकाम पैदा करने की रीज़न अदलिया है। और कल भी हमने बात की थी कि अगर फ़ौज ने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जुडिशरी में काली भेड़ें नहीं हैं। जुडिशरी के उन जजेस, करप्ट जजेस जो घर जा चुके हैं, बहुत सारे उनमें से कुछ हैं अभी भी, और जो सियासी तौर पे टेंटेड हैं, मैं टेंटेड का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, दे आर टेंटेड पोलिटिकली, दे आर डीपली पोलिटिसाइज्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, वो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सिर्फ फौज का एहतसाब होने से ये मुल्क में गंद साफ नहीं होगा, इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। जुडिशरी का भी होना चाहिए और फिर मीडिया का भी होना चाहिए। ये जो जो हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये बात हमें याद आपको भी रखनी चाहिए और नई नस्ल को भी याद रखना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री सबसे ताकतवर कंपोनेंट है उस इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन उसमें अदलिया साथ शामिल है, उसमें मीडिया साथ शामिल है, उसमें कोई ना कोई सियासी जमात साथ शामिल होती है, फिर ये इस्टेब्लिशमेंट बनती है। तो वो जो मीडिया में काली भेड़े हैं, जिसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में उस वक्त साथ में ला के तो ये सारा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको अब अनलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें उन अदलिया की काली भेड़ों को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, नई काली भेड़ें पैदा होती रहेंगी। जिस तरह आपने जनरल फैज़ को पकड़ा है
और भी जनरल फैज के साथ जो मिलिट्री के लोग शामिल हैं उनको भी पकड़ें। जनरल आसिम सलीम बाजवा से भी पूछें, आसिफ गफूर से भी पूछें, कमर जावेद बाजवा से भी पूछें। एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है कि आपने एहतसाब की इरफान बात मलिक की से है। भी पूछें। अच्छा, सवाल पूछ लो। उनसे मेरा एक पुराना वो है। मुझे अच्छा जी पूछें, सवाल एहसास पूछें। हो गया था इस तो ये जो है ना, सॉरी मैं अलहदा से तो मेंशन आदिल करने के बरगज़ई बाद। के केस में जितने दिल के फफोले फोड़े हैं ना मंसूर अली शाह साहब ने, उन्हें चाहिए कि जनरल फैज से कुछ सबक हासिल करें, इस मुल्क को आगे जाने दें। इस मुल्क में हर पोजीशन पे ताकतवर बैठ के इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम पैदा करता है मुईशत जनरल जिससे। फैज से सबक हासिल तो तब होगा ना कि जब आपको ये एहसास हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट नहीं किया जा रहा उन्हें, और वो तभी हो सकता है कि जब जितने भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको अकाउंटेबिलिटी उन तक जाए ये सारी। आप नहीं देख रहे इससे कि वो एक पर्सन स्पेसिफिक इस वक्त देखिए, अकाउंटेबिलिटी चल रही है। आई टेंड टू एग्री विथ योर क्वेश्चन बट आई वोंट। उसकी वजह पता क्या है? देखिए, जनरल फैज एक पर्सन नहीं है, मैं या आप नहीं हूँ जनरल फैज। DGIS जो है ना इस मुल्क में, वो इतना ताकतवर है। मैं जो बात करने लगा हूँ पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस मुल्क में DGIS इतना ताकतवर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ और सदर था इस मुल्क का, उसको हिला दिया उसने। यानी आप कह रहे हैं कि चीफ से ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा। मैंने कहा उसको हिला दिया। तो जब DGIS होता है ना, जनरल फैज जब DGIS, जनरल ज़हीरुल इस्लाम जब DGIS था ना, तो जनरल राहील शरीफ उसको हटा नहीं सका, इसके बावजूद कि उसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत थे। उसकी कॉल रिकॉर्ड हुई थी, इतना डफर था जनरल ज़हीरुल इस्लाम जिसमें वो सारी ये साजिश तैयार कर रहा था कॉल पे। तो जब ताकत दिमाग में जाती है तो फिर दिमाग काम नहीं करता इंसान का। अल्लाह बचाए तकब्बर से, अल्लाह पर्दा डाले रखे। मैं ये कह रहा हूँ कि DGI से बहुत ताकतवर होता है। और जनरल फैज, मैंने आपको बताया डिप्टी प्राइम, बल्कि वो समझिए प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर तो हमारा हेलीकॉप्टर पे बनी गाला से PM हाउस आता था, वापस चला जाता था। बुशरा बीबी को पैसे बनाने की इजाज़त दी हुई थी, उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर वो पैसे बना रही थी। तो ये जनरल फैज एक पर्सन नहीं है, ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, ये पूरा नेटवर्क है जो अनअर्थ हुआ है जनरल फैज के गिरफ्तार होना। जनरल फैज अकेला गिरफ्तार नहीं है, और लोग भी गिरफ्तार हैं, और सारा नेटवर्क एक्सपोज किया गया है। उनको कुछ को वादा माफ गवाह बनाया गया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं और जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, अपने नाज़रीन को भी नहीं बताई। तकरीबन 52 वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं 46 घंटों की। 52 रिकॉर्डिंग्स 40 घंटों वीडियो की। रिकॉर्डिंग मुख्तलिफ, जो मैंने भी देखी है, किस टाइप की वीडियोस? जहाँ पे ये डाका मार रहे हैं। सीनियर रैंक के ऑफिसर्स खुद अपनी इंस्ट्रक्शन के तहत सामान उठा के, जो हम बात कर रहे थे, ये 400 तोले सोना और हीरे जवाहरात के जेवरात, और फिर कैश करोड़ों रुपए का, और फिर और सामान जो दूसरा था। तो ये सब जो है ना, ये कैमरे पे है। इसकी वीडियो 46 घंटे की तो मैंने देखी है। आप सोचें ये सिर्फ एक जगह की है, और कितना इनके खिलाफ एविडेंस है। जब इंसान ताकत में होता है, मैंने आपको बताया ना, खुदा को भूल जाता है। जिससे तैश में खौफ खुदा ना रहे, जिससे ऐस में याद खुदा ना रहे। ठीक, तो ये जो बहादुर शाह जफ़र का शेर है ना, ये इन्हीं लोगों पे सादिक आता है। तो वो फिर करते हैं जो मर्जी। लेकिन जब इतने एविडेंसेस हैं और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान मान जाते हैं तो कार्रवाई रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेंगे मामला, तो ये अकाउंटेबिलिटी तो कहीं से नहीं लग रही। फिर तो बार्गेन नहीं कर रहे हैं आप कि हमारे पास भी एक चीज़ है, हम तलवार मजीद नीचे लाएंगे। आपने सवाल को थोड़ा ज़्यादा फैला दिया है। ये रियल पॉलिटिक्स, मैं इस पर इसका जवाब थोड़ा सा आपके पिछले सवाल का मैं कंप्लीट कर लूँ। 9 मई जो आपने कहा था वजूहात क्या है कि PTI इतना अब ठंडी हो गई है। देखिए, जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है जनरल फैज़ पे, वो, और उसके बाद अभी उसका जो मज़ीद 9 मई वाले वाक़यात है उस पर तहकीकात हो चुकी है। एक्चुअली कहा जा रहा है कि हो रही है, सबूत हैं, उसमें इंडाइट करना होगा और लोगों को मिलिट्री कोर्ट में। अब और दूसरा, आज क्या हुआ है? आज फ़र्द जुर्म इमरान खान पे तोशाखाना में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। आज फ़र्द जुर्म आयद हो गई है इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे, महमूद रशीद पे, एजाज चौधरी पे और सरफराज चीमा पे 9 मई के ये जो आज हुई हैं। तो इसमें ये 2 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं दोनों। इन दोनों पे जब आपने इतने लोगों को इंडाइट कर दिया,
और इंडाइट करने के बाद अब उनके पास फेस सेविंग क्या है पीटीआई के पास? जब इन तमाम लोग, और इसमें सज़ा जो है वो सज़ाए मौत तक हो सकती है, उम्र कैद तो डेफिनेटली है, ये 15 साल कैद या 10 साल कैद, सज़ाए मौत तक हो सकती है, जो मेरी दुआ है किसी को ना हो। तो लेकिन ये जो बंद गली में, आपने कहा आप क्यों पीटीआई अपने आप को इतनी बंद गली में ले जा चुकी है, इसको बहुत अरसे से ये कहा जा रहा था। मैं जनरल फैज़ का केस देख लें, 12 अगस्त को उसको गिरफ्तार किया, आज 12 दिसंबर है, ठीक, और ये 5 महीने हो गए, क्यों नहीं अभी तक उन्होंने किया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। कितनी बार समझाते रहे इमरान खान को कि आप डिस्टेबलाइज ना करें, बार बार उन्होंने कॉल दी, बार बार इस्लामाबाद पे हमले किए, अब सिविल नाफरमानी। 15 दिसंबर की तारीख दी है, क्यों दी है 15 दिसंबर? क्योंकि 16 दिसंबर को एपीएस का वाक़या हुआ, 16 दिसंबर को फॉल ऑफ ढाका हुआ। तो खान साहब ये 15-16 दिसंबर के करीब क्यों डेट्स दे रहे हैं? वो मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं कि हम इस हद तक जा सकते हैं। तो ये जब ये सब लोगों को ये सिम्बॉलिज्म जो है ना, ये सिम्बॉलिज्म सिर्फ यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा, इसीलिए लोग जो इन इल्ज़ामात को वज़न देते हैं कि खान साहब को सपोर्ट बैरून मुल्क से है, क्योंकि जो बैरून मुल्क बैठे हुए उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उस मैंने आपको बताया उसका हेड सीआईए का मुलाजिम रह चुका है, अभी है कि नहीं है आई डोंट नो, है खुफिया है नहीं है आई डोंट नो, लेकिन रह तो चुका है ना, वो इस प्रोपेगेंडा को हेड कर रहा है। उस पे फिर लोगों को इन इल्ज़ामात पे, जिसका मुझे नहीं यकीन सही है या गलत है, इन इल्ज़ामात में वज़न आता है जब खान साहब इस तरह की हरकतें करते हैं कि 15 दिसंबर को ये किया जाए। सेंसिटिव डेट्स हर कौम के लिए कुछ ना कुछ होती हैं। आप उन्हीं तारीखों में जब यहाँ पे दूसरे बैरून ममालिक से लोग आते हैं, सरबराहान आते हैं, आप उसी दिन यहाँ पे एहतजाज करते हैं। हर दफ़ा ये इत्तेफाक है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था तो आपका धरना चल रहा था जी का, फिर उसके बाद एससीओ की कॉन्फ्रेंस होनी थी तो इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो रही थी, फिर बेलारूस का सदर आया तो आपकी फाइनल कॉल आ गई। ये इत्तेफाक तो नहीं है। अब 15 दिसंबर को आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, जिसको उमर यूब साहब तंज वो भी भरमा रहे हैं, जिसको हेड लगा दिया है खान साहब ने निगोसिएशंस का, और कहेंगे कि ये सारा कुछ मुज़ाकरात भी ये करेंगे, फाइनल फैसला करेंगे, मुसलसल वो भी तंज किए जा रहे हैं।